दर्द हो रहा है तो सहो उसे, लेकिन अगर तुमने मेरे परिवार के नज़दीक जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुम यहाँ पर सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हो। कहते हुए रियांस बहुत गुस्से में था। वो हमेशा वाला रियांस नहीं था जो हर किसी से हंसी मजाक करता था। रियांस को गुस्से में देख सोना जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है, मैं पक्का किसी के भी करीब नहीं जाऊंगी। प्लीज अब मुझे छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहते हुए रियांस सोना को छोड़ वहां से चला जाता है। रियांस के जाते ही सोना मुंह बनाकर रियांस की नकल करते हुए कहती है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सोना जाकर सभी के लिए गिलास में दूध निकालने लगती है। मैं तो सभी से बात करूंगी। वैसे भी माँ ने कहा था सभी का ध्यान रखना, और सोना माँ की बात कभी नहीं टालती। सोना एक ट्रे में दूध का गिलास रख किचन से बाहर निकल जाती है। सोना सबसे पहले दादाजी के कमरे में जाती है। वो वहां सभी को दूध देकर कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद सोना ट्रे में बचा आखिरी दूध के गिलास को देखती है जो रियांस के लिए था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था रियांस का रूम कौन सा है। सोना पलट कर वापस दादाजी के रूम में चली जाती है। सोना ज्यादा ना सोचते हुए सीधे ही दादी जी से पूछ लेती है, दादी ये रियांस जी का रूम कौन सा है? हमें उन्हें भी ये दूध का गिलास देना है। दादी जी से पहले आयशा जवाब देते हुए कहती है, सोना फर्स्ट फ्लोर पर लेफ्ट साइड में थर्ड रूम रियांस का है। सोना अपना सर हाँ में हिलाकर दूध का गिलास लेकर रूम से चली जाती है। वो सीढ़ियों से होते हुए रियांस के रूम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सोना दरवाज़ा नॉक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन सोना के हाथ लगाते ही दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। सोना अपना सर अंदर करके पूरे रूम को देखती है, लेकिन उसे रियांस पूरे रूम में कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो रूम में अंदर आ जाती है। सोना रियांस के पूरे रूम को देखती है जो बहुत बड़ा और सुंदर था। बाप रे, ये कमरा कितना बड़ा है! इतना बड़ा तो गाँव में हमारा तबेला था, जितना बड़ा ये है। सोना मुंह खोले रूम की तारीफ करते हुए कहती है। सोना रूम को देख रही थी, तभी उसे अपने पीछे से किसी के गुस्से से भारी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे को तबेला से कंपेयर करने की? अपने पीछे से किसी के गुस्से से भरी आवाज सुन सोना जल्दी से पलट कर पीछे देखती है, तो उसके पीछे रियांस खड़ा था जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। सोना अचानक से रियांस को अपने पीछे देख सोना अचानक से रियांस को अपने पीछे देख डर के मारे ही चीख जाती है, लेकिन सोना के ज्यादा चिल्लाने से पहले ही रियान सोना के मुंह को बंद कर देता है। तुम क्या पागल हो जो हर पल चिल्लाती रहती हो? रियान सोना को डांटते हुए कहता है। सोना रियांस का हाथ अपने मुंह से हटाकर उसे घूरते हुए कहती है, आप तो रूम में नहीं थे, फिर आप मेरे पीछे कैसे आए? कहीं आप कोई भूत तो नहीं? क्या आप सच में भूत है तो हम बता दें। सोना को भूतों से डर नहीं लगता। सोना ये सब कह तो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सच में डर था। रेहान सोना के उटपटांग बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? और भी बिना मेरी परमिशन के। सोना हाथ में पकड़े दूध के गिलास को रियांस के आगे करते हुए कहती है, मैं आपके लिए ये दूध लेकर आई थी। माँ कहती है सोने से पहले हमेशा दूध पीना चाहिए। रियान सोना को घूरते हुए कहता है, मैं दूध नहीं पीता, इसीलिए इसे लेकर जाओ यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा मेरे कमरे में आई तो। कोई बात नहीं, नहीं पीते तो आज से पीना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? हम इसे यहाँ टेबल पर रख कर जा रहे हैं, ध्यान से पी लेना। और अगर आपने इसे नहीं पिया तो हम आपका सीक्रेट दादी को बता देंगे। कहकर सोना मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली जाती है। वहीं सोना की बात सुन रियांस की गुस्से से मुठ्ठियां बन गई थी। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे रियांस मेहरा को धमकी देने की? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रियांस गुस्से में टेबल पर रखे उस दूध के गिलास को देखता है, फिर वो उसे उठाकर रूम के बाहर गार्डन में फेंक देता है, जो सीधे जाकर नीचे खड़े गार्ड के सिर पर गिरता है। सोना रियांस के रूम से निकलकर सीधा गार्डन के पीछे साइड में बने सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती है। देवांशी अभी भी कार के विंडो के बाहर देख रही थी, तभी उनकी कार रुक जाती है। देवांशी पलटकर अबीर को देखकर सवाल करती है, क्या हम पहुंच गए? अबीर अपना सर हाँ में हिलाकर कार से बाहर निकल जाता है। देवांशी भी अबीर के पीछे कार से बाहर निकल जाती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, इसीलिए वो कुछ नहीं देख पा रही थी। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। देवांशी अबीर को देखते हुए सवाल करती है। अबीर देवांशी के सवाल का जवाब दिए बिना देवांशी के हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। देवांशी भी अबीर के साथ आने लगती है। 5 मिनट तक चलने के बाद अबीर अपनी जगह पर रुक जाता है। अबीर को रुकते देख देवांशी सवाल करती है, हम रुक क्यों गए? सामने देखो। अबीर देवांशी को सामने देखने को कहता है। देवांशी सर उठाकर सामने देखती है तो सामने पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन सामने तो कुछ न। आगे के सब देवांशी के मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखों के आगे अचानक ही उजाला हो गया था। देवांशी अब सब कुछ साफ साफ देख पा रही थी। देवांशी के सामने एक बहुत सुंदर झरना था, जिसका पानी झील में गिर रहा था। उसकी साइड में लैंप लगे हुए थे, जिनकी रोशनी पानी में पड़ने से वो पानी चमक रहा था। साथ ही चांद की रोशनी उस जगह की सुंदरता को और बढ़ा रही थी।
अपने सामने मौजूद सुंदर नज़ारे को देख देवांशी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वाओ! ये कितना सुंदर है। देवांशी ने अबीर का हाथ पकड़ खुशी से उछलते हुए कहा। देवांशी की एक्साइटमेंट देख अबीर के फेस पर भी स्माइल आ गई है, लेकिन तुमसे कम। अबीर ने देवांशी के फेस को देखते हुए एक मदहोशी से कहा। देवांशी अबीर की काली आंखों में देखने लगी, जिनमें उसके लिए सिर्फ प्यार था। अबीर भी देवांशी की नीली आंखों में देख रहा था। क्या मैं पानी से खेल सकती हूँ? देवांशी अबीर से खुशी से पूछती है। वो पानी से खेलना चाहती थी, मस्ती करना चाहती थी। अबीर ने सिर्फ अपने सर को हल्का सा हाँ में हिला दिया। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। देवांशी अबीर का हाथ छोड़ भागते हुए झील के पानी में चली गई। वो पानी ज्यादा गहरा नहीं था, वो सिर्फ देवांशी के घुटनों तक था। देवांशी पानी में उछल रही थी। अबीर ये देख रहा था। अबीर दूर खड़ा देवांशी की मस्ती करते हुए देख रहा था। देवांशी बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह पानी से खेल रही थी, हंस रही थी, और यही तो अबीर चाहता था। इसीलिए वो देवांशी को लेकर यहाँ आया था। अबीर अभी देवांशी को देख ही रहा था, तभी अचानक उसके चेहरे पर पानी आकर लगा। अबीर ने सामने देखा तो देवांशी उस पर पानी उछाल रही थी और उसे देखते हुए हंस रही थी। रैबिट, पानी उछालना बंद करो, अबीर ने देवांशी को घूरते हुए कहा। लेकिन देवांशी ने अबीर की बात को इग्नोर करते हुए एक बार फिर अबीर पर पानी उछालते हुए कहा, क्यों डर गए? अगर नहीं तो आइए और मुझसे मुकाबला कीजिए, वरना मैं ऐसे ही पानी मारूंगी। देवांशी ने अबीर को अपनी जीभ से चिढ़ाते हुए कहा। अबीर ने देवांशी को घूर कर देखा। देवांशी सच में बहुत ज्यादा बदमाश हो गई थी। अबीर भी अब पानी में उतर गया और देवांशी के ऊपर पानी उछालने लगा। बदले में देवांशी भी अबीर पर पानी उछालने लगी। देवांशी और अबीर दोनों पानी में खेलते हुए हंस रहे थे। अबीर भी इस पल को एंजॉय कर रहा था। वो भी देवांशी के साथ हंस रहा था। अबीर और देवांशी को पानी में खेलते हुए अब आधा घंटा हो गया था। वो दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। अबीर ने देवांशी को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, रैबिट, बस बहुत हुआ, अब चलो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। लेकिन देवांशी ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी और खेलना है। रैबिट, ज्यादा देर पानी में भीगने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, हम कभी और यहाँ आ जाएंगे। अबीर ने देवांशी को समझाते हुए कहा। पक्का वादा कीजिए, देवांशी ने अबीर के आगे अपनी छोटी उंगली करते हुए कहा। अबीर ने देवांशी की उंगली को घूरते हुए कहा, क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैंने कहा ना, आप पहले वादा कीजिए, हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, वादा कीजिए, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देवांशी ने जिद करते हुए कहा तो अबीर ने हार मानते हुए अपनी छोटी उंगली को देवांशी की उंगली में फंसाते हुए कहा, वादा, अब चलो। देवांशी का हाथ पकड़ झील से बाहर निकलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ देवांशी उसके पीछे नहीं आ रही है। अबीर ने पलटकर देवांशी की तरफ देखा। देवांशी अपने दोनों हाथों को हवा में उठाए पपी फेस के साथ अबीर को ही देख रही थी। मैं थक गई हूँ, मुझसे अब चला नहीं जा रहा, आप मुझे गोद में उठा लो। देवांशी की हरकत पर अबीर के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अबीर ने आगे बढ़कर देवांशी को अपनी गोद में उठा लिया और झील से बाहर आ गया। अबीर ने देवांशी को झील के पास ही जमीन पर खड़ा कर दिया। अबीर ने जैसे ही देवांशी को खड़ा किया, देवांशी ने चीखना स्टार्ट कर दिया। साथ ही अब उसे ठंड भी लगने लगी थी। देवांशी को चीखते देख अबीर ने देवांशी को डांटते हुए कहा, मैंने मना किया था ना, लो अब हो गई ना सर्दी। अबीर के डांटने पर देवांशी ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, आप प्लीज डांटना बंद कीजिए, एक तो पहले ही मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, साथ ही मुझे ठंड भी लग रही है। अबीर का ध्यान अब जाकर देवांशी के कपड़ों पर गया। देवांशी की साड़ी भीगकर पूरी तरह से देवांशी की बॉडी से चिपक गई थी। इस समय देवांशी बहुत हॉट लग रही थी, लेकिन ये समय इन सब बातों का नहीं था। इस समय अबीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी देवांशी की सेहत थी। अबीर ने अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, जो भी पूरी तरह से पानी से भीग गया था, लेकिन वाटरप्रूफ होने की वजह से ठीक था। अबीर ने मोबाइल पर कुछ मैसेज किया और वापस से देवांशी को देखने लगा। कुछ ही पलों में वहां पर एक बस आ गई, लेकिन वह बस नॉर्मल नहीं थी। वो बस एक मिनी होम थी, जिसमें सभी फैसिलिटीज मौजूद थी। अबीर देवांशी के साथ बस के अंदर चला गया। कुछ समय बाद अबीर और देवांशी एक साथ जमीन पर बैठे हुए सामने झील के सुंदर नज़ारे को देख रहे थे। देवांशी ने अपना सिर अबीर के कंधे पर टिकाया हुआ था और सामने देख रही थी। अबीर ने भी अपने एक हाथ से देवांशी को पकड़ा हुआ था। यूरोप अधीर अभी भी आईसीयू के बाहर खड़ा हुआ था। डॉक्टर अभी भी कृतिका का इलाज कर रहे थे। इतने समय से अधीर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला था। उसे आज एक बार फिर महसूस हो रहा था जैसे उसका कोई अपना, कोई खास उससे दूर जा रहा था। अधीर अब इंतजार कर ही रहा था। तभी आईसीयू के बाहर जल रहा रेड बल्ब बंद हो जाता है, जिसका मतलब था ऑपरेशन खत्म हो गया। एक एक कर सभी डॉक्टर्स आईसीयू से बाहर निकलने लगे। अधीर जल्दी से डॉक्टर के पास आ गया। अब वो कैसी है? एक डॉक्टर जो थोड़े ओल्ड थे और सभी की सीनियर भी थे, उन्होंने अधीर को कृतिका की कंडीशन के बारे में बताते हुए कहा, मिस्टर राजवंशी, हमने उनकी गोली तो निकाल दी है, लेकिन उनका खून बहुत ज़्यादा बह गया है। हमने उन्हें खून चढ़ा दिया है। अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन अगर सुबह तक उन्हें होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है शायद वो कोमा में भी चली जाए। अधीर को
पूरी सिचुएशन की जानकारी देने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद अधीर ने धीरे-धीरे अपने कदमों को आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ा दिया। वो दरवाजे से अंदर बेड पर मशीनों से घिरी सोती हुई कृतिका को देखने लगा। अधीर को कृतिका इस तरह बेजान बेड पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अधीर को याद आ रहा था कैसे कृतिका बला में घूमा करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, उसके आने का इंतजार करती थी। कृतिका का उसके चिल्लाने पर हमेशा डर जाना, छोटी-छोटी चीज़ों पर खुश हो जाना, हमेशा अधीर के आसपास रहने की कोशिश करना। लेकिन बदले में अधीर ने कृतिका को क्या दिया? सिर्फ नफ़रत। और आज उसी की वजह से कृतिका इस हालत में बेड पर लेटी हुई थी। अधीर आईसीयू का दरवाज़ा खोल अंदर चला गया। अधीर कृतिका के साइड में स्टूल पर बैठ कृतिका के फेस को देखने लगा, जो पूरी तरह से पीला पड़ गया था। होंठ सूख चुके थे। अधीर ने कृतिका के ड्रिप लगे हुए हाथ को सावधानी से उठाकर अपने हाथ पर रख लिया। अधीर कृतिका के फेस को देखने लगा। उसे इस समय कृतिका से नफरत नहीं हो रही थी, बस वो कृतिका को पहले जैसा देखना चाहता था। अधीर ने कृतिका के हाथ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, चलो अब ये नाटक बंद करो और चुपचाप उठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अधीर की आंखों से एक बूंद आंसू टपक कर कृतिका के हाथ के ऊपर गिर गया। दरवाजे पर खड़ा असिस्टेंट जो अधीर को ही देख रहा था, अपने बॉस को रोता देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका हार्टलेस बॉस कभी रो भी सकता है। अपने मॉम डैड के मरने के बाद अधीर आज पहली बार रोया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें हर्ट करूंगा, लेकिन प्लीज ठीक हो जाओ प्लीज। अधीर कृतिका का हाथ पकड़ वैसे ही बैठा रहा। अधीर ने एक पल के लिए भी कृतिका के ऊपर से अपनी नजरों को नहीं हटाया और बस कृतिका के साइड में बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, अधीर की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। रात कब गुजर गई अधीर को पता भी नहीं चला। इस बीच उसने अपनी जगह से हिलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसने अपनी नज़रों को कृतिका के ऊपर से हटाया ही नहीं। अधीर कृतिका के फेस को ही देख रहा था। तभी उसे अपने हाथों में हलचल महसूस हुई। अधीर ने देखा तो कृतिका अपनी अंगुलियों को हिला रही थी। अधीर ने जल्दी से पास में मौजूद एक बटन को दबा दिया और कृतिका के फेस को देखने लगा। कृतिका की पलकें हल्की-हल्की फड़फड़ा रही थी। अधीर के फेस पर स्माइल आ गई। तभी रूम का डोर खुला और एक साथ कई डॉक्टर्स आईसीयू में एंटर किए। अधीर कृतिका से दूर हो गया। सभी डॉक्टर्स कृतिका को चेक करने लगे। धीरे-धीरे कृतिका की आंखें खुल गई। कृतिका को अपने सामने सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, इसलिए कृतिका ने अपनी आंखों को एक बार बंद करके दोबारा खोला तो वो अब सब कुछ साफ-साफ देख पा रही थी। कृतिका ने अपनी कमजोर आवाज में धीरे से कहा, मैं कहाँ हूँ? कृतिका ने अपने सामने एक साथ इतने सारे सफेद कोट में लोगों को देखा तो कृतिका के फेस पर उलझन वाले भाव आ गए। आप सब कौन हैं? उस सीनियर डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए कृतिका की तबीयत के बारे में पूछते हुए कहा, मैम अब आप कैसा फील कर रही है? मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है? आप सब कौन है? कृतिका सभी से सवाल कर रही थी, साथ ही उसे अपने सर में तेज दर्द हो रहा था। कृतिका ने जब अपने सर को छूकर देखा तो उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। अधीर आईसीयू के बाहर खड़ा बेचैनी में डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे अंदर से कृतिका के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अधीर जब कृतिका की आवाज सुनता है तो वो जल्दी आईसीयू के अंदर दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। अधीर के पीछे असिस्टेंट भी अंदर चला जाता है। अधीर अंदर आकर देखता है तो सभी डॉक्टर्स एक साइड में खड़े हुए थे और कृतिका दूसरी साइड खड़ी हुई थी। डॉक्टर कृतिका को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कृतिका हद से ज़्यादा पैनिक कर रही थी। अपने सामने इतने सारे लोगों को देख कृतिका बहुत ज़्यादा डर गई थी। कमज़ोरी की वजह से कृतिका ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया था। एक सीनियर डॉक्टर ने कृतिका को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, मैम देखिए, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, हम आपको चोट नहीं पहुँचाएँगे, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। लेकिन कृतिका किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, वो डरी हुई थी। कृतिका बस लगातार एक फीमेल डॉक्टर के हाथ में पकड़े हुए इंजेक्शन को घूर रही थी, जिसे वो कुछ समय पहले उसे लगाने वाली थी। यहाँ क्या हो रहा है? अधीर की शांत मगर खतरनाक आवाज़ वहाँ सुनाई दी। अधीर की आवाज़ सुनते ही सभी ने अधीर की तरफ देखा, जो लगातार कृतिका को देखे जा रहे थे। सर, हम मैम को ये इंजेक्शन लगाने वाले थे, लेकिन मैम तैयार नहीं है। डॉक्टर ने अधीर की सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहा। अधीर ने एक नज़र घूर कर उन सभी डॉक्टर को देखा तो उस समय डॉक्टर की जान हलक में अटक गई। अधीर ने अब अपने कदमों को कृतिका की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया। असिस्टेंट ने सभी डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया, सिवाय एक डॉक्टर को छोड़कर। कृतिका अपनी डरी हुई नजरों से अधीर को देख रही थी। इस समय अधीर ने अपने खून वाले कपड़ों को बदल लिया था, ताकि कृतिका वापस से फोन देखकर पैनिक ना करने लगे। प्लीज कृतिका को कुछ मत करना, प्लीज कृतिका को सुई मत लगाना, कृतिका को सुई से डर लगता है। कृतिका ने अधीर के सामने अपने दोनों को हाथों को जोड़ते हुए कहा। इस समय उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो ठीक से खड़ी हो पाए। उसने दीवार के सहारे अपने आप को खड़ा किया था। कृतिका की बातें सुन अधीर ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया। कृतिका को अपने आप से इतना डरना आज पहली बार अधीर को बुरा लग रहा था। जिस
चेहरे पर वो हमेशा डर देखना चाहता था, आज उसे वही अच्छा नहीं लग रहा था। अधीर ने आगे बढ़कर कृतिका को अपनी बाहों में खींच लिया। अधीर की बाहों में आते कृतिका ने मचलना स्टार्ट कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज कृतिका को कुछ मत करना, कृतिका को बहुत दर्द होता है, आप जो बोलेंगे कृतिका वही करेगी, वो घर का सारा काम करेगी, आपका टॉर्चर भी सह लेगी, लेकिन कृतिका को सुई मत लगाना। कृतिका तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, कहते हुए अधीर की आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। वही पहली बार अधीर के मुंह से अपना नाम सुनकर कृतिका अधीर के फेस को देखने लगी। आज पहली बार कृतिका अधीर ने कृतिका का नाम लिया था, वरना वो हमेशा उसे गुलाम कहता था। कृतिका अधीर की आंखों में देख रही थी, अधीर भी कृतिका की आंखों में देख रहा था। आज अधीर की आंखों में कृतिका को अपने लिए कोई गुस्सा, कोई नफरत नहीं दिख रही थी, दिख रहा था तो सिर्फ प्यार। अधीर ने एक हाथ से ही डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर ने जल्दी से आगे बढ़कर कृतिका के हाथ में इंजेक्शन लगा दिया और पीछे हट गई। कृतिका को अपने हाथ में हल्का दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन वो अधीर को कुछ कह पाती उससे पहले ही कृतिका की आंखें भारी हो गई और कृतिका अधीर की बाहों में झूल गई। डॉक्टर ने कृतिका को नींद का इंजेक्शन दिया था ताकि कृतिका आराम कर सके और उसके शरीर पर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। अधीर ने कृतिका को गोद में उठाकर आराम से बेड पर सुला दिया। अधीर को कृतिका को ठीक ठीक अच्छा लग रहा था, वरना कृतिका को उस हालत में देख अधीर का दिल बैठा जा रहा था। कृतिका को जल्दी ही वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अधीर वार्ड में कृतिका के साइड में बैठा कृतिका के मासूम फेस को देख रहा था। अधीर ने एक हाथ कृतिका के गाल पर रख उसे प्यार से सहलाया। उसके बाद वो उठकर वार्ड से बाहर चला गया। अधीर जब वार्ड से बाहर आया तो बाहर असिस्टेंट पहले से ही अधीर का इंतजार कर रहा था। अधीर ने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए कहा, यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो, मेरी परमिशन के बिना कोई भी इस फ्लोर पर नहीं आएगा और मेरी सभी मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। असिस्टेंट ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अधीर अब कृतिका को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अधीर असिस्टेंट को और समझा रहा था, तभी उनके पास एक नर्स हाथ में कुछ फॉर्म लेकर आ गई। नर्स ने अधीर के सामने झुकते हुए बहुत पोलाइट होकर कहा, सर ये फॉर्म है, इन पर आपकी साइन चाहिए, साथ ही आप पेशेंट के क्या लगते हैं। अधीर ने नर्स के हाथ से फॉर्म को लेकर उस पर साइन कर दिया। अधीर ने पलटकर एक नजर वार्ड में बेड पर सोती हुई कृतिका को देखा। उसके बाद फॉर्म में उस जगह को जहां उसे अपना रिलेशन भरना था। अधीर ने वो फॉर्म वापस उस नर्स को लौटा दिया। नर्स भी उस फॉर्म को लेकर वहां से चली गई। आगे जाकर नर्स ने उस फॉर्म को देखा तो नर्स की आंखें शौक से खोली की खोली रह गई। फॉर्म में अधीर ने हस्बैंड वाले कॉलम में साइन किया था। इसका मतलब वो कृतिका का पति था, यूरोप के नंबर 1 बिजनेसमैन, जिसे पूरी दुनिया सिंगल समझती है, वो मैरिड था। ये खबर बहुत बड़ी थी, लेकिन वो नर्स की भी अच्छी तरह जानती थी, अगर उसने गलती से भी इस बात को बाहर निकाला तो वो कहाँ गायब होगी इसका मालूम किसी को नहीं चलेगा। नर्स के जाने के बाद असिस्टेंट अधीर से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। अधीर ने जब देखा असिस्टेंट कुछ कहना चाहता है तो उसने अपनी भारी आवाज में कहा, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। असिस्टेंट ने थोड़ा डरते हुए कहा, सर मैं तो बस ये पूछना चाहता था, मैम हमेशा बात करते समय अपना नाम क्यों लेती है। असिस्टेंट का सवाल सुन अधीर ने घूर कर असिस्टेंट को देखा। अधूर अधीर के घूरने पर असिस्टेंट की तो डर के मारे हालत खराब हो गई। असिस्टेंट ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर। उसके बाद वो एक पल भी वहां नहीं रुका और वहां से निकल गया। असिस्टेंट के जाने के बाद अधीर वापस वार्ड में कृतिका के पास आ गया। अधीर कृतिका के फेस को देखते हुए पुरानी बात याद करने लगा, जब वो कृतिका से पहली बार मिला था। फ्लैशबैक। अधीर कृतिका से पहली बार इंडिया में एक अनाथ आश्रम में मिला था, जब कृतिका 50 साल की थी। उस समय अधीर की उम्र 23 साल थी। उसके बाद वो कृतिका को अपने साथ लेकर यूरोप आ गया था और कृतिका के 18 साल के होने पर अधीर ने कृतिका से जबरदस्ती कोर्ट मैरिज कर ली थी। अधीर अनाथ आश्रम में आश्रम के मालिक के साथ खड़ा वहां मौजूद सभी बच्चों के बारे में बता रहा था। तभी अधीर की नजर सभी बच्चों से दूर एक तरफ अकेली फूलों के पास सफेद फ्रॉक में बैठी हुई बच्ची पर गई। अधीर के कदम अपने आप उस बच्ची की तरफ बढ़ गए। अधीर ने उस बच्ची के पीछे खड़े होकर अपनी भारी कर्कश आवाज में कहा, तुम्हारा नाम क्या है। अपने पीछे से किसी की खतरनाक आवाज सुन वो बच्ची अपनी जगह पर ही बैठे बैठे कांप गई। अधीर ने जब उस लड़की को अपने सवाल का जवाब न देते देखा तो उसने इस बार थोड़े गुस्से से कहा, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अधीर के गुस्से से बोलने पर सामने बैठी वो लड़की डर कर खड़ी हो गई। वो धीरे धीरे डरते हुए पीछे पलट गई, लेकिन उसने अपना चेहरा उठाकर अधीर को देखने की कोशिश नहीं की। अधीर ने जब उस लड़की का चेहरा देखा तो उसे देखता ही रह गया। मासूम सा चेहरा जो हद से ज्यादा सुंदर था। अधीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाकर अधीर की तरफ देखा, लेकिन अधीर की लंबाई इतनी थी उसे अधीर का फेस देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाना पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है। अधीर ने एक बार फिर पूछा, लेकिन इस बार अधीर की आवाज सॉफ्ट थी। वो लड़की अधीर के सवाल से होश में आई, वरना वो तो अधीर के यंग हैंडसम फेस में ही खो गई थी। उस लड़की ने बहुत ही क्यूट आवाज में कहा,
कृतिका का नाम कृतिका है। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारी कृतिका ही थी। अधीर के फेस एक्सप्रेशन जो सॉफ्ट हो गए थे कृतिका का नाम सुनते ही वापस से खतरनाक होने लगे। अधीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई, हाथों की मुठ्ठियां कस गई। अधीर को अपने कानों में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, सर आपके पेरेंट्स की डेथ के जिम्मेदार वो आईपीएस और उसकी वाइफ मर चुके हैं। अब उनकी सिर्फ एक बेटी बची है जो इस समय एक अनाथ आश्रम में रहती है। उसका नाम कृतिका है। वही कृतिका ने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अभी भी क्यूट स्माइल कर रही थी। आप कृतिका से बात करने आए हैं? अधीर कृतिका की बात सुने अपने ख्यालों से बाहर आए। अधीर गुस्से से कृतिका को घूर रहा था। कृतिका ने अपने हाथ में पकड़े हुए फूलों को अधीर की तरफ करते हुए कहा, ये आपके लिए। कृतिका की तरफ से अधीर घूर कर उन फूलों को देख रहा था। वही कृतिका मुस्कुराते हुए अधीर को देख रही थी। कृतिका को घूरते हुए ही कुछ सोचकर अधीर के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। आपका नाम क्या है? आपने कृतिका से उसका नाम पूछा लेकिन अपना नाम नहीं बताया। तुम सभी से अलग क्यों बैठी हो? अधीर ने बाकी खेलते हुए बच्चे को देखकर कृतिका से सवाल किया। अधीर का सवाल सुनकर कृतिका के फेस पर उदासी छा गई। कृतिका ने उदास होते हुए कहा, कोई भी कृतिका के साथ नहीं खेलता। सभी कहते हैं कृतिका मनहूस है। तुम बार बार अपना नाम क्यों लेती हो? अधीर कृतिका से दूसरा सवाल करता है। यहाँ कोई भी कृतिका का नाम गलत लेते हैं, इसीलिए कृतिका अपना नाम लेती है ताकि उन्हें कृतिका का सही नाम मालूम चल सके। कृतिका ने वापस से एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा। फ्लैशबैक एंड कृतिका के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद कर अधीर के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। इंडिया मुंबई। देवांशी अंगड़ाई लेते हुए उठकर बेड पर बैठ गई। लेकिन जब देवांशी की नजर रूम पर गई तो देवांशी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। ये उनका ओबरॉय विला का रूम नहीं था, बल्कि ये अभीर के एस विला का रूम था। देवांशी जल्दी से बेड से खड़ी होकर पूरे रूम को देखने लगी। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो रात में उनके साथ झील के पास। क्या मैं वहां पर ही सो गई थी? देवांशी ने जब घड़ी में टाइम देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। इस समय 8 बज रहे थे। देवांशी ने चिल्लाते हुए कहा, 8 बज गए? मतलब कॉलेज के लिए लेट होने वाली हूँ। देवांशी अभी चिल्ला ही रही थी तभी रूम का डोर खुला और अभीर ने रूम में एंटर किया। वो इस समय जिम से आ रहा था, इसलिए उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। देवांशी ने अभीर को देख के चिल्लाते हुए कहा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। क्योंकि तुम सो रही थी, अभीर ने आराम से जवाब दिया। लेकिन आप मुझे जगा भी तो सकते थे ना। अब मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी, देवांशी ने मुंह बनाते हुए कहा। रैबिट, अभी सिर्फ सुबह के 8 बज रहे हैं और तुम्हारा कॉलेज 10 बजे से स्टार्ट होता है। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। अभीर ने आंखें छोटी करके देवांशी को घूरते हुए कहा। अभीर की बात सुन वो जाकर देवांशी को याद आया कि उसका कॉलेज तो 10 बजे से है और वो फालतू में चिंता कर रही थी। अच्छा, और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? घर पर सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, देवांशी ने अभीर को घूरते हुए कहा। क्योंकि उसे लग रहा था विला में दादी और बाकी सभी उसका इंतजार कर रहे होंगे और उसे घर पर ना पाकर चिंता कर रहे होंगे। अभीर जो एक टॉवल से अपने पसीनों को पोंछ रहा था उसे सोफे पर फेंक अपने कदमों को देवांशी की तरफ बढ़ाते हुए देवांशी की कमर में हाथ डाल उसे करीब कर लिया। अभी भी जिम से आने की वजह से अभीर की सभी मसल्स कसी हुई थी जो देवांशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अभीर ने अपने मुंह को देवांशी के कान के पास ले जाकर अपनी गर्म सांस को छोड़ते हुए सर्टिफिकेट आवाज में कहा, वाइफी तुम्हारा काम है सिर्फ अपने पति पर ध्यान देना, दूसरों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहते हुए अभीर ने देवांशी की ईयर पर बाइट कर लिया। अभीर के बाइट करते ही देवांशी की आंखें मदहोशी से बंद हो गई। देवांशी ने अपने दिल की बढ़ती हुई सांसों को काबू में करते हुए हकलाते हुए कहा, लेकिन वो तो हमारा परिवार है ना, और परिवार तो सबसे जरूरी होता है। रैबिट, तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, अभीर ने देवांशी की नीली आंखों में घूरते हुए कहा। देवांशी ने जल्दी से अपने सर को हाँ में हिला दिया। अभीर ने अब कुछ कहे बिना अपने होठों को देवांशी के होठों पर रखकर किस करना स्टार्ट कर दिया। देवांशी भी अभीर को किस में उसका साथ देने लगी। 15 मिनट बाद जब दोनों की सांसें फूलने लगी तब जाकर वो एक दूसरे से दूर हुए। वहीं से देवांशी कॉलेज के लिए निकल गई। देवांशी अभीर को कॉलेज की हर बात बता रही थी, यहाँ तक कि टीचर ने उसे क्या पढ़ाया था उसे टीचर का पढ़ाया हुआ वर्ड टू वर्ड याद था। अभीर भी अपने लिटिल रैबिट की ओर देख रहा था। उसे कोई हैरानी नहीं, वो पहले ही जानता था उसकी वाइफ कितनी इंटेलिजेंट है। कुछ ही समय में उनकी कार कॉलेज के आगे आकर रुक गई। अबीर ने आगे बढ़कर देवांशी के होंठ पर हल्का सा किस कर लिया। अब वो देवांशी के फेस को देखने लगा। देवांशी भी समझ गई अबीर चाहता था वो उसे वापस किस करे। देवांशी ने आगे बढ़कर अबीर के होंठों पर हल्का सा किस कर दिया और तुरंत कार से बाहर निकलकर कॉलेज के अंदर भाग गई। देवांशी जब तक कॉलेज के अंदर नहीं चली गई तब तक अबीर देवांशी को देखता रहा। देवांशी के जाने के बाद अबीर भी ऑफिस के लिए निकल गया। देवांशी कॉलेज में आकर गौरी को ढूंढने लगी। तभी किसी ने पीछे से देवांशी के कंधे पर हाथ रखा।
देवांशी ने चौंक कर पलट कर देखा तो ये कोई और नहीं गौरी थी। दी, आप कितना लेट हो, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। गौरी देवांशी को टाइम के बारे में बताते हुए कहती है। देवांशी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब उनकी गलती है, उनकी वजह से हुआ है। मैं तो कब की तैयार हो चुकी थी। वो सब छोड़ो और क्लास में चलते हैं। वैसे दी, अकेले आप और अभीर भाई बाहर घूमने गए थे कल, आपके बीच में कुछ हुआ? गौरी ने कल के बारे में पूछते हुए कहा। उसे शंकर से इस बारे में मालूम चला था। कुछ नहीं, देवांशी ने नॉर्मल गौरी को जवाब दिया। वैसे भी उसके और अभीर के बीच कुछ नहीं हुआ था। वो दोनों आपस में ऐसे ही बात करते हुए क्लास में चली गई। यूरोप हॉस्पिटल। दवाई का असर खत्म होने पर कृतिका की आंख धीरे धीरे खुली। उसने एक बार फिर से अपने आप को पहले वाले सफेद रूम में पाया। कृतिका ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो उसकी नजर दो काली आंखों पर जाकर टिक गई। अधीर सोफे पर एटीट्यूड से बैठा कृतिका को ही देख रहा था और उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। अधीर सोफे से खड़ा हुआ और कृतिका की तरफ बढ़ने लगा। अधीर को अपनी तरफ बढ़ते देख कृतिका डर से सिमटने लगी। साथ ही वो बैठने की भी कोशिश करने लगी, लेकिन हिलने की वजह से कृतिका के चोट पर लगे टांके खिंच गए, जिससे कृतिका की एक तेज चीख निकल गई। पहले तो वो इंजेक्शन के डर की वजह से खड़ी हो गई थी, लेकिन अब तो उसे हिला भी नहीं जा रहा था। कृतिका की चीख सुन अधीर जल्दी से कृतिका के पास आकर उसे बेड पर सुलाते हुए गुस्से में डांटते हुए कहा, हिल क्यों रही हो, घाव खिंच सकता है। अधीर को गुस्से में देख कृतिका और डर गई। उसकी आंखों में डर की वजह से आंसू आ गए। अधीर ने जब देखा कृतिका डर रही है तो उसने अपनी आवाज को शांत करते हुए कहा, दर्द हो रहा है। लेकिन कृतिका अभी भी अधीर से इतना डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कृतिका को इतना डरता देख अधीर को बुरा लगा, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। अधीर ने कृतिका के गाल को सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कृतिका ने डर से अपना सर अधीर के हाथ से दूर कर लिया। उसे लगा अधीर उसे वापस से चोट पहुंचाएगा। कृतिका को दूर हटते देख अधीर ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। वह अपने हाथ पॉकेट में डाल कृतिका को घूरने लगा। इस बार उसने सख्त होकर कृतिका से सवाल किया, क्या दर्द हो रहा है? अधीर की सख्त और कठोर आवाज सुनकर कृतिका ने जल्दी से अपने सर को हाँ में हिला दिया। उसे इस समय अपने सर और शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, साथ ही बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन अधीर को बताने की उसके भीतर हिम्मत ही नहीं थी। तभी रूम का डोर खुला और कुछ डॉक्टर और नर्स ने रूम में एंटर किया। वो कृतिका के चेक करने के लिए आए थे। डॉक्टर को देख अधीर रूम से बाहर जाने लगा ताकि डॉक्टर अच्छे से कृतिका को चेक कर सके। वही अधीर को जाता देख कृतिका अधीर को ही देखने लगी। वो चाहे उससे डरती थी, लेकिन वो वही तो एक था जिसे वो जानती थी। अनजान लोगों से उसे ज्यादा डर लगता था, लेकिन कमजोरी की वजह से कृतिका के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी जिससे वो अधीर को रोक सके। अधीर जो रूम से बाहर जाने ही वाला था, उसने एक बार पलटकर कृतिका की तरफ देखा। अधीर कृतिका की आंखों में देखने लगा, जिनमें साफ था वो नहीं चाहती थी अधीर उसे अकेला छोड़कर बाहर जाए, और शायद ये अधीर भी समझ चुका था। अधीर ने रूम से बाहर जाने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया और वो रूम में ही खड़ा होकर कृतिका को देखने लगा। कृतिका ने जब देखा अधीर रूम से बाहर नहीं जा रहा है तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई, साथ ही होंठों पर हल्की सी स्माइल। डॉक्टर भी अधीर को देखने लगे, लेकिन वो अधीर से बाहर जाने को भी नहीं कह सकते थे। ये अधीर की मर्जी थी, वो बाहर जाना चाहता है या नहीं। डॉक्टर अधीर की मौजूदगी में ही कृतिका को चेक करने लगे। वही इस पूरे समय कृतिका की नजरें अधीर पर थी, जो दूर खड़ा अपना मोबाइल चला रहा था। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसका पूरा ध्यान अपने मोबाइल पर है, लेकिन वो चोर नजरों से कृतिका को देख रहा था और वो ये भी जानता था कृतिका उसे देख रही है। कृतिका का पूरा चेकअप करने के बाद सभी डॉक्टर रूम से बाहर चले गए, सिवाय सीनियर डॉक्टर को छोड़कर। सर, मैम की तबीयत अब ठीक है, सिर्फ उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और वो ज़्यादा हिलने की कोशिश ना करें, वरना घाव खिंचने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। आप लोग बहुत कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कृपया रिस्पॉन्स ज़्यादा कीजिए ताकि स्टोरी बनाने में हमें भी अच्छा लगे। स्टोरी बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।